दोस्तों, एफसीआर अमेंडमेंट बिल को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। संशोधित विधेयक को लेकर तमाम तरह की फेक न्यूज फैलाई जा रही है, तमाम तरह के कुतर्क दिए जा रहे हैं। मजे की बात यह है कि इन सभी कथित एफसीआर एक्सपर्ट्स को शायद ये पता नहीं है कि विधेयक में क्या क्या नए प्रावधान ऐड किए गए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसका आईटी सेल और उसका इकोसिस्टम बिल को लेकर तमाम तरह की अफवाहें फैलाने में लगा है। ऐसे में आइए विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं कि संशोधन विधेयक में किन किन नए प्रावधानों की आलोचना हो रही है, क्यों आलोचना हो रही है और उसकी वास्तविकता क्या है। संशोधित विधेयक में क्या क्या प्रावधान ऐड किए गए हैं, उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं हमारे सहयोगी चमन मिश्रा। उन प्रावधानों पर क्या आलोचना हो रही है, क्या सवाल उठ रहे हैं, वो मैं यानी हिमांशी और सुमति महर्षि आपको बताएंगे। और उन आलोचनाओं की वास्तविकता क्या है, उस पर विस्तार से हमारे सहयोगी यश और श्रेया बात करेंगे। दोस्तों, पहला और सबसे बड़ा विरोध या फिर आलोचना बिल में चैप्टर 3A को ऐड करने को लेकर है। ये चैप्टर केंद्र सरकार को एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाने का अधिकार देता है। इस अथॉरिटी को यह अधिकार है कि अगर किसी का एफसीआरए कैंसिल हो जाता है, सरेंडर हो जाता है या फिर सीज कर दिया जाता है, तो यह अथॉरिटी उस विदेशी फंडिंग से जो एसेट्स बनाया गया है उसे टेक ओवर, सुपरवाइज, मैनेज या फिर निपटारा कर सकती है। इस पर आलोचक क्या कहते हैं? आलोचकों का तर्क ये है कि इससे संस्थागत संपत्तियों जैसे कि दशकों में बनी जमीन, इमारतें, अस्पताल, स्कूल और अनाथालय पर कार्यकारी संस्था द्वारा नियुक्त एक अथॉरिटी को बहुत ज़्यादा और बिना किसी स्पष्ट नियम कायदे वाली शक्तियां मिल जाती हैं, यानी पावर कंट्रोल। उनका ये भी मानना है कि इसके लिए पहले से कोई न्यायिक फैसला भी ज़रूरी नहीं होता। इसके अलावा एक आपत्ति बार बार उठाई जाती है और वो ये है कि इस प्रावधान में अथॉरिटी के काम करने के तरीके और समय के लिए कोई स्पष्ट या सार्वजनिक नियम नहीं बताए गए हैं और इससे इन शक्तियों के गलत इस्तेमाल और सिलेक्टिव तरीके से लागू करने जैसे कुछ संगठनों के खिलाफ सख्ती और कुछ के प्रति नरमी बरतने का स्पेस या पॉसिबिलिटी बन जाते हैं, क्रिएट होते हैं। क्रिटिक्स का ये भी सोचना है कि इसके लिए पारदर्शिता या जांच का कोई भी वेरीफाइड स्टैंडर्ड या पैमाना अभी नहीं है। देखिए, ये प्रोविजन एक जेन्युइन और लॉन्ग स्टैंडिंग लीगल गैप को एड्रेस करता है। एग्जिस्टिंग एक्ट का सेक्शन 15 रजिस्ट्रेशन, कैंसिल या सरेंडर होने पर एसेट्स के वेस्टिंग की बात करता है, लेकिन उनके मैनेजमेंट का क्लियर प्रोसीजर या टाइमलाइन नहीं देता, जिसकी वजह से एसेट्स एडमिनिस्ट्रेटिव लिम्बो में रह जाती है। डेजिग्नेटेड अथॉरिटी का देखिए रोल तब शुरू होता है जब रजिस्ट्रेशन पहले ही कैंसिल, लैप्स या सरेंडर हो चुका हो और गवर्नमेंट के मुताबिक ये डिसीजंस एग्जिस्टिंग एपिलेट और जुडिशियल रिव्यू मैकेनिज्म्स के अंडर हैं। मतलब सेलेक्टिव एनफोर्समेंट का एलिगेशन इंडिविजुअल कैंसिलेशन ऑर्डर के फैक्ट्स के बेसिस पर अपील या जुडिशियल रिव्यू में टेस्ट होना चाहिए, ना कि वेस्टिंग मैकेनिज्म को ही फ्लॉड माना जाए, क्योंकि ये मैकेनिज्म देखिए ऑन इट्स फेस हर एसोसिएशन पर इक्वली अप्लाई होता है जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल, सरेंडर या लैप्स होता है। दोस्तों, विधेयक में सेक्शन 16A भी ऐड किया गया है। ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई अपना एफसीआरए रिन्यू नहीं कराता है और एफसीआरए एक्सपायर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में डेजिग्नेटेड अथॉरिटी विदेशी फंडिंग से बनाए गए एसेट्स का टेक ओवर कर सकती है। सबसे बड़ी आपत्ति इस बात पर है कि ये कानून कागजी गलती और जानबूझकर किए गए अपराध के बीच का फर्क ही खत्म कर देता है। मान लीजिए किसी संस्था से फॉर्म भरने में थोड़ी सी देरी हो जाती है या कोई तकनीकी खराबी आ जाती है, यानी एक मामूली सी प्रशासनिक भूल, लेकिन इस नए नियम के तहत उस संस्था को भी वही सजा मिलेगी जो किसी बड़े घोटाले या अपराध में शामिल संस्था को मिलती है। यानी एक छोटी सी कागजी चूक पर भी संस्था की संपत्ति जब्त की जा सकती है। आलोचकों का कहना है कि अनजाने में हुई इंसानी भूल के लिए इतनी बड़ी सजा देना बिल्कुल गलत है। नॉन रिन्यूअल को सिर्फ एक टेक्निकलिटी नहीं माना जा सकता। इसका मतलब है कि एसोसिएशन के पास फॉरेन कंट्रीब्यूशन से डील करने की करंट ऑथराइजेशन ही नहीं बची है। इसीलिए सिर्फ ये वजह कि लैप्स एडमिनिस्ट्रेटिव था, प्यूनिटिव नहीं, एसेट को रेगुलेट करने की अंडरलाइंग रैशनल खत्म नहीं हो जाती। वैसे भी बिल में नॉन रिन्यूअल की स्थिति में वेस्टिंग पहले प्रोविजनल स्टेज पर ही होगी और अगर रजिस्ट्रेशन रिस्टोर हो जाता है तो स्थिति वापस स्टेटस को आंटी पर आ जाएगी। माइनर टेक्निकल डिफेक्ट्स के मामले में भी पेनल्टी लगातार और वायलेशंस को रेगुलराइज करके कंपाउंडिंग की व्यवस्था की जा रही है।
विधेयक में यह भी प्रावधान जोड़ा गया है कि अगर संपत्ति देशी और विदेशी दोनों तरह के फंड से बनाई गई है, जैसे मान लीजिए कि किसी ने जमीन देशी पैसों से खरीद ली लेकिन उस पर इमारत फॉरेन फंडिंग से बना दी, ऐसी स्थिति में संस्था उस हिस्से की राशि वापस पाने के लिए आवेदन कर सकती है जो विदेशी फंड से नहीं बना है और जिसे स्पष्ट रूप से अलग किया जा सकता है। इसका क्रिटिसिज्म ये है कि जहां और जब फंडिंग पूल्ड है तो किसी खास फंड के स्रोत से वैल्यू की ट्रेसिंग करना, उसे पता लगाना इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रह जाता है। एक और तर्क क्रिटिक्स देते रहते हैं, वो ये कि मिली जुली संपत्ति यानी कॉम्पोजिट असेट को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेना सिर्फ इसलिए कि उन्हें अलग करना प्रशासनिक रूप से मुश्किल है, ये एस्पेक्ट प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के खिलाफ है। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है कि किसी मकसद को पूरा करने के लिए रेगुलरिटी कार्रवाई ज़रूरत से ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए, मतलब थोड़ा आराम से करो भाई। साथ ही आलोचक ये कहते हैं कि ये नेचुरल जस्टिस के भी खिलाफ है। वो इसलिए क्योंकि घरेलू कॉन्ट्रीब्यूटर्स का हिस्सा उस हिस्से से जुड़ी किसी गड़बड़ी का पता लगाए बिना ही खत्म कर दिया जाता है और ये भी कहा जाता है कि संपत्ति और संस्थागत अधिकारों से जुड़े मामलों में प्रोपोर्शनैलिटी पर स्थापित कानूनी सिद्धांतों के साथ ये बात मेल नहीं खाती। देखिए, फुल वेस्टिंग के साथ सेपरेबल नॉन फॉरेन पोर्टफोलियो को रिटर्न करने का ऑप्शन देना गवर्नमेंट के पोजीशन में प्रोपोर्शनेट रिस्पांस है। इससे डोमेस्टिक कंट्रीब्यूटर का इंटरेस्ट कंप्लीटली खत्म नहीं होता और सेपरेबल वैल्यू प्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस एसोसिएशन पर होती है जिसके पास इसका बेस्ट एविडेंस यानी स्टैट्यूटरीली मैंडेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट ऑलरेडी होते हैं। अगर एसोसिएशन ने एक्ट के मुताबिक सेग्रीगेटेड अकाउंट्स मेंटेन किए हैं तो डोमेस्टिकली फंडेड शेयर लूज होने का रियल रिस्क नहीं है। और एग्जिस्टिंग लॉ में अगर एसेट में 1% भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन लगा है तो पूरा एसेट प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी में वेस्ट होता है। इसलिए प्रपोज्ड प्रोविजन एक्चुअली लिबरलाइजेशन है। सेक्शन 16B और 16C में प्रावधान है कि विधेयक लागू होने से ठीक पहले मौजूदा सेक्शन 15 के तहत जिन फॉरेन कंट्रीब्यूशन और एसेट्स को पहले ही सरकार के नियंत्रण में लिया जा चुका है वे नए डेजिग्नेटेड अथॉरिटी की व्यवस्था के तहत स्थानांतरित हो जाएंगे। साथ ही जो संस्थाएं बंद हो गई हैं या निष्क्रिय हो गई हैं उनकी परिसंपत्तियां स्थायी रूप से सरकार के नियंत्रण में आ जाएंगी। कानूनी जानकारों का मानना है कि ये नियम सरकार को पुरानी संस्थाओं और उनकी संपत्तियों पर भी नियंत्रण देने की कोशिश करता है। कई संस्थाएं और उनकी जायदाद सालों पहले बने नियमों के तहत बनी थी, जहां उन्हें ज़्यादा आज़ादी मिली हुई थी, लेकिन अब सरकार पिछले समय से लागू होने वाले नियमों के जरिए उन पुरानी संपत्तियों को भी अपने केंद्रीकृत तंत्र के तहत ला रही है। आलोचकों की नज़र में ये संस्थाओं की स्वायत्तता पर सीधा हमला है। ये प्रोविजंस प्रोसीजरल हैं, सब्सटैंटिव नहीं। यानी ये कोई नई लायबिलिटी क्रिएट नहीं करते और ना ही उस मूल आधार को बदलते हैं जिसके तहत एसेट पहले से वेस्ट हुआ था। हर मामले में आधार वही रहता है, एसोसिएशन का कैंसलेशन, सरेंडर या एग्जिस्टिंग एक्ट के तहत सेसेशन। इन प्रोविजंस का मकसद सिर्फ उन एसेट्स की एडमिनिस्ट्रेशन को कंटिन्यूटी देना है जो पहले से वेस्टेड है और मैनेजमेंट की मशीनरी को एक प्रॉपरली कंस्टिट्यूटेड अथॉरिटी के पास ट्रांसफ़र करना है, बजाय इसके कि इन एसेट्स को उसी प्रोसीजरल वैक्यूम में छोड़ दिया जाए जिसे बिल ठीक करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, विधेयक में यह भी प्रावधान है कि अगर एफसीआरए कैंसिल या फिर सीज या फिर रिन्यू न होने की स्थिति में जो एसेट्स या विदेशी अंशदान डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास चली जाती है, ये प्रावधान अथॉरिटी को यह अनुमति देता है कि वो ऐसे एसेट्स को सरकारी मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों को ट्रांसफर कर सकती है या फिर उन्हें बिक्री या फिर दूसरे प्रक्रिया के माध्यम से निपटाने की अनुमति देता है। इससे प्राप्त राशि और उपयोग न किया गया कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा किया जाएगा। क्रिटिक्स यानी आलोचक इस मामले पर थोड़ा एंग्जाइटी बिल्ड करते नजर आते हैं। वो क्या है कि आलोचक इसे सरकार द्वारा उन संपत्तियों पर कब्जा करने के रवैये से देखते हैं जिन्हें निजी और धार्मिक दान पुण्य के जरिए बनाया गया था। अब क्योंकि एफसीआरए में रजिस्टर्ड बड़े और पुराने संस्थानों जैसे चर्च, डायोसिस और उनसे जुड़े अस्पताल, स्कूल और अनाथालय का एक बड़ा हिस्सा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ा है, इसलिए कुछ आलोचक खास तौर पर इस बात पर फोकस्ड क्रिटिसिज्म देते और करते रहते हैं, उसे घुमाते रहते हैं
कि सरकार अल्पसंख्यक समुदायों की उन संपत्तियों और पैसों को अपने सामान्य सरकारी राजस्व में मिला रही है जिन्हें पीढ़ियों से मिले डोनेशंस, दान से इकट्ठा किया गया था। यानी क्रिटिक्स ये कहते हैं कि माइनॉरिटी कम्युनिटी असेट्स और पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, अप्रोप्रिएशन हो रहा है। देखिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कोई डिस्क्रिशनरी अकाउंट नहीं है जिसे कोई मिनिस्ट्री ऑफिशियल अपनी मर्जी से यूज कर सके। ये यूनियन का प्रिंसिपल पब्लिक अकाउंट है और इससे पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट की स्पेसिफिक अप्रूवल जरूरी होती है। ये मैकेनिज्म दरअसल कम्युनिटी न्यूट्रल है, हर FCRA रजिस्टर्ड एसोसिएशन पर इक्वली अप्लाई होता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन या कम्युनिटी से हो, और ये तभी आता है जब एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन ड्यू प्रोसेस के बाद फाइनली लैप्स या कैंसिल हो चुका हो और वेस्टिंग प्रोसेस के बाद डिस्पोजल के लास्ट रिजॉर्ट ऑप्शन के तौर पर उसे किया जाता है। दोस्तों, विधेयक में यह भी प्रावधान है कि अगर FCRA कैंसिल या फिर सीज या फिर रिन्यू न होने की स्थिति में जो एसेट्स या विदेशी अंशदान डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास चली जाती है, ये प्रावधान अथॉरिटी को यह अनुमति देता है कि वो ऐसे एसेट्स को सरकारी मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों को ट्रांसफर कर सकती है या फिर उन्हें बिक्री या फिर दूसरे प्रक्रिया के माध्यम से निपटाने की अनुमति देता है। इससे प्राप्त राशि और उपयोग न किया गया कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा किया जाएगा। धार्मिक और आस्था से जुड़े संगठनों ने भी इस नए ढांचे पर गहरा असंतोष जताया है। भले ही कानून में उन्हें बचाने के लिए कुछ छोटी मोटी शर्तें रखी गई हैं, लेकिन इन संस्थाओं का कहना है कि ये सिर्फ नाम मात्र की राहत है। उनका मानना है कि ये छोटी सी छूट उस बड़े खतरे को नहीं टाल सकती, जिसके तहत सरकार जब चाहे उनके काम और संपत्तियों पर अपना नियंत्रण बना सकती है। ये क्लॉज एक डेलिबरेट और स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव सेफगार्ड है, कोई आफ्टर थॉट नहीं। ये दिखाता है कि सरकार के लिए रिलीजियस कैरेक्टर कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे कन्वीनियंस के हिसाब से बदला जा सके। इसे इस ब्रॉडर पोजीशन के साथ पढ़ना चाहिए कि जो एसोसिएशन गुड स्टैंडिंग में है वहाँ फॉरेन फंड्स का इस्तेमाल प्लेसेस ऑफ वर्शिप को मेंटेन करने, रिलीजियस एजुकेशन, डिवोशनल म्यूजिक और ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने के लिए बिना इंटरप्शन के जारी रख सकता है। दोस्तों, विधेयक उन व्यक्तियों और उनके प्रमुख पदाधिकारियों के लिए कर्तव्यों का निर्धारण करता है जिनका फॉरेन कंट्रीब्यूशन और एसेट्स डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के नियंत्रण में चली गई है। इसके तहत संबंधित संस्था का प्रबंधन नियंत्रित करने वाले या उसकी जिम्मेदारी संभालने वाले लोगों को भी जवाबदेही के दायरे में लाया गया है। इसका क्रिटिसिज्म फंक्शनरीज जैसे ऑनररी डायरेक्टर्स, ट्रस्टीज और गवर्निंग बॉडी मेंबर्स को पर्सनल अकाउंटेबिलिटी एक्सटेंड करेंगे, तो प्रतिष्ठित लोग जैसे सिविल सर्वेंट्स, रिटायर्ड जजेस, मेडिकल प्रोफेशनल्स, एकेडेमिया से लोग और वो लोग जो समाज सेवा की भावना रखने वाले लोग हैं, उनमें इन चैरिटेबल संस्थानों से जुड़ने मतलब अपना नाम और समय देने में हेजिटेशन पैदा हो सकती है। वो इसलिए कि उन्हें इस भूमिका से जुड़ी व्यक्तिगत जवाबदेही ऑनररी अनपेड पोजीशन वाले पद के हिसाब से उचित नहीं लग सकती है। देखिए, अकाउंटेबिलिटी उन्हीं लोगों तक जाती है जो एक्चुअली एसोसिएशन का मैनेजरियल कंट्रोल रखते हैं या उसके अफेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सिर्फ ऑनररी या एडवाइजरी रोल वाले जिनके पास कोई एक्चुअल कंट्रोल नहीं है उन तक नहीं। लीगल लायबिलिटी किसी ऐसे नए पर्सन तक एक्सटेंड नहीं होती जो पहले रिस्पॉन्सिबल नहीं था। चेंजेस का पर्पस सिर्फ क्लैरिटी इंप्रूव करना है, कोई सब्सटैंटिव चेंज लाना नहीं। विधेयक में प्रावधान किया गया है कि किसी भी राज्य सरकार या फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को इस कानून के तहत किसी अपराध की जांच शुरू करने से पहले केंद्र सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अब देखिए, ऐतराज इसके केंद्रीकृत ढांचे पर है। अब विदेशी फंडिंग FCRA से जुड़ी शिकायतों पर राज्य सरकार की एजेंसियां सीधे कार्रवाई नहीं कर पाएंगी। सारा नियंत्रण केंद्र सरकार के एक सिंगल गेटवे के पास होगा। आलोचकों का तर्क है कि ये देश के संघीय ढांचे यानी फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। इससे ये डर भी बढ़ जाता है कि केंद्र सरकार अपनी मर्जी से तय करेगी कि किस संस्था पर जांच तुरंत बिठानी है और किसे ढील देनी है।
फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक यूनियन सब्जेक्ट है जिसका सीधा संबंध सोवरेनिटी, नेशनल सिक्योरिटी और इंडियाज इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन से है। इसीलिए इसकी इन्फोर्समेंट में हमेशा सेंट्रल कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत रही है ताकि अलग अलग स्टेट्स में इनकंसिस्टेंट या डुप्लीकेट एक्शन ना हो। प्रायर अप्रूवल रिक्वायरमेंट इन्वेस्टिगेशन पर रोक नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट के पोजीशन के अनुसार ये कोऑर्डिनेशन सेफगार्ड है। ये उन मामलों में सेंटर की प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुरूप है जिनका संबंध फॉरेन अफेयर्स और नेशनल सिक्योरिटी से है। फिलहाल अप्रूवल की रिक्वायरमेंट भी है, लेकिन वह इन्वेस्टिगेशन के बाद प्रोसिक्यूशन शुरू करने से पहले आती है। विधेयक के तहत अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराधों के लिए अधिकतम सजा की अवधि 5 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष कर दी गई है। अब आप तो जानते हैं जहां आलोचना होती है वहां कमेंट्री भी होती है, और इस पॉइंट पर कमेंट्री हुई है जिसमें कुछ लोगों का कहना है कि बिल असेट कंट्रोल यानी संपत्ति पर नियंत्रण के कड़े ढांचे के साथ मेल नहीं खा रहा है। आलोचकों का मानना है कि ये बिल एक तरफ तो कड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ अपराध के खिलाफ सजा का डर कम करता है। देखिए, ये रिडक्शन एक कंसिडर्ड रेगुलेटरी शिफ्ट को रिफ्लेक्ट करता है। गवर्नमेंट के वाइडर डीक्रिमिनलाइजेशन और ईज ऑफ कंप्लायंस एजेंडा के मुताबिक फोकस क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से हटकर फास्टर एडमिनिस्ट्रेटिव और सिविल कॉन्सिक्वेंसेस पर है, जैसे वेस्टिंग मैकेनिज्म, जो गवर्नमेंट के पोजीशन में फॉरेन फंड्स के डाइवर्जन के अगेंस्ट ज़्यादा इमीडिएट डेटरेंट है कंपेयर्ड टू एन अनसर्टेन ड्यूरेशन क्रिमिनल ट्रायल। दोस्तों, विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि पूर्व अनुमति के साथ जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन लिया गया है उसका एक तय समय सीमा के अंतर्गत उपयोग करना अनिवार्य होगा। अब देखिए, सबसे आखिरी चिंता उन बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर है जो स्वास्थ्य, शोध या बुनियादी ढांचे से जुड़े हैं। ये काम किसी 1-2 साल में पूरे नहीं होते, बल्कि सालों साल अलग अलग चरणों में चलते हैं। आलोचकों का कहना है कि इन लंबी योजनाओं पर सख्त समय सीमा लागू करने से उनका लचीलापन खत्म हो जाएगा। इसका सीधा असर जनहित के उन बड़े कामों पर पड़ेगा जो लंबे समय से चल रहे हैं और अचानक किसी कागजी मियाद के कारण अटक सकते हैं। ओपन एंडेड यूटिलाइजेशन विंडो ही वह फीचर है जिसकी वजह से हिस्टोरिकली ये वेरीफाई करना मुश्किल रहा है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन को डिक्लेयर्ड पर्पस के लिए टाइमली तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं। फिक्स्ड टाइमलाइंस प्रेडिक्टेबिलिटी लेकर आती हैं और फेज्ड प्रोजेक्ट्स के साथ इनकम्पैटिबल नहीं है। ऐसे प्रोजेक्ट्स अपनी प्रायर परमिशन एप्लीकेशंस को डिफाइंड प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स के हिसाब से स्ट्रक्चर कर सकते हैं और जहां जेन्युइनली ज़रूरत हो वहां एक्सटेंशंस भी ले सकते हैं। दोस्तों, एफसीआरए अमेंडमेंट बिल के किन किन प्रावधानों पर क्या क्या सवाल उठ रहे हैं और उनकी वास्तविकता क्या है, आपने विस्तार से समझा। अब आप हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि कांग्रेस पार्टी के प्रोपेगेंडा की बजाय सच लोगों तक पहुंचे। खैर, एफसीआरए अमेंडमेंट बिल को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।